हेलो एवरीवन। हम लोग भारतीय साक्ष्य अधिनियम का सेक्शन नंबर 8 तक कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर 2 रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट के सेक्शन नंबर 9 से आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। सेक्शन 9 बात करता है द फैक्ट नॉट अदरवाइज रेलेवेंट आर रेलेवेंट। तो वो फैक्ट जो अदरवाइज रेलेवेंट नहीं है बट वो रेलेवेंट हो जाएंगे कब? इफ़ दे आर इनकन्सिस्टेंट विद एनी फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट। एक तथ्य जब फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट के इनकंसिस्टेंट होगा तो वो फैक्ट रेलेवेंट हो जाएगा सेक्शन नंबर 8 के अंदर। इसको हम समझेंगे प्ली ऑफ एलिबाई से। प्ली ऑफ एलिबाई में क्या होता है, अगर किसी अक्यूज्ड को एलिज किया जा रहा है कि सपोज उसने कोई ऑफेंस कमिट किया है प्लेस कलकत्ता पे, सपोज़ उसको एलिज किया जा रहा है कि उसने जो ऑफेंस कमिट किया है वो कलकत्ता में किया है और वो ये एविडेंस दे देता है कि वो उस समय वो कलकत्ता में था ही नहीं, वो कहीं और था, सपोज़ लाहौर में था। वो अगर इस बात का एविडेंस दे देता है तो ये क्या हो जाएगा, ये दो इनकंसिस्टेंट बातें हो जाएंगी। फैक्ट इन इशू क्या है कि उसने ऑफेंस किया है और जहाँ पर किया है वहाँ पर वो है ही नहीं, वो बहुत दूर कहीं और है। तो उसका वहाँ होना जहाँ पर फैक्ट इन इशू हुआ है, ये दोनों चीज़ें आपस में बिल्कुल इनकंसिस्टेंट हैं, एक दूसरे से अलग हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये रेलेवेंट हो जाएगा सेक्शन नंबर 9 के अंदर। वो फैक्ट इन इशू से अलग होने के बावजूद वो सेक्शन नंबर 9 के अंदर रेलेवेंट हो जाएगा। इलस्ट्रेशन ए क्या कहता है, द क्वेश्चन इज वेदर ए कमिटेड अ क्राइम एट चेन्नई ऑन अ सर्टेन डे, द फैक्ट दैट ऑन दैट डे ए वॉज एट लद्दाख इज रेलेवेंट। क्वेश्चन ये है, क्या ए ने चेन्नई में क्राइम कमिट किया है किसी सर्टेन डेट पर, और फैक्ट क्या है कि उसी डेट पर वो कहीं और था, लद्दाख में था। द फैक्ट दैट नियर द टाइम when the crime was committed, A was at a distance from a place where it was committed, which would render it highly improbable, though not impossible, that he commit it is relevant। तो ये बोल रहे हैं कि वो कहीं और था, तो ये हाईली इम्प्रॉबेबल हो जाएगा कि वो कैसे वहाँ जाकर क्राइम कर सकता है। हालांकि इम्पॉसिबल नहीं है बट हाईली इम्प्रॉबेबल है। तो ये होता है प्ली ऑफ एलिबाई, जो कि क्या है, फैक्ट एंड इशू से बिल्कुल इनकंसिस्टेंट है। ऑफेंस कहीं और हुआ है, अक्यूज्ड कहीं और है, तो बिल्कुल दो विपरीत बातें हैं एक दूसरे की, इसके बावजूद इसका एविडेंस दिया जा सकता है। जैसे इशू का लेजिटिमेट होना, ये क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल ही इनकंसिस्टेंट हो जाएगा कि हस्बैंड एंड वाइफ में क्या है, एक्सेस ही नहीं है। सपोज़ हस्बैंड एंड वाइफ में ऐसा एक्सेस ही नहीं है और चाइल्ड फिर लेजिटिमेट होना, ये दो बातें क्या हो जाएंगी, इनकंसिस्टेंट हो जाएंगी। और इसका एविडेंस, अगर क्वेश्चन उठता है कि क्या जो चाइल्ड है वो लेजिटिमेट है, तो अगर एविडेंस दिया जाता है कि जो हस्बैंड एंड वाइफ हैं उनका एक्सेस प्रूव ही नहीं हो पाया, उनमें नॉन एक्सेस रहा है, तो दोनों में से कुछ एक ही एग्जिस्ट कर सकता है। या तो हस्बैंड एंड वाइफ में एक्सेस हुआ हो तो चाइल्ड लेजिटिमेट हो, नॉन एक्सेस का होना और चाइल्ड का लेजिटिमेट होना, ये दोनों एक ही टाइम पे तो मुमकिन नहीं हो सकता। तो दोनों इनकंसिस्टेंट है फैक्ट एंड इशू से कि चाइल्ड लेजिटिमेट है या नहीं है, ये बिल्कुल इनकंसिस्टेंट है, स्टिल इसका एविडेंस दिया जा सकता है। उसके बाद अगर क्वेश्चन उठता है कि क्या ए पर्सन ने बी का मर्डर किया है और ए ये प्रूफ कर देता है कि बी जिंदा है। अब फैक्ट एंड इशू क्या है कि ए ने बी का मर्डर किया है और ए क्या प्रूफ कर रहा है कि बी जिंदा है। दोनों क्या हो गया, आपस में इनकंसिस्टेंट हो गया। या तो ए ने अगर मर्डर किया होगा तो बी जिंदा नहीं होगा ना, और अगर उसने एविडेंस दे दिया कि बी जिंदा है तो उसने उसका मर्डर नहीं किया हो सकता है। दोनों बिल्कुल इनकंसिस्टेंट है, एक दूसरे के विपरीत हैं, स्टिल उसका एविडेंस सेक्शन नंबर 9 के अंदर दिया जा सकता है। अगर चार्ज ये लगता है ए के ऊपर, सपोज कि ए ने क्या करा है, ऑफेंस कमिट करा है, बी का मर्डर किया है, और ए प्रूव कर दे कि बी ने सुसाइड किया है, तो यहाँ पर भी दो फैक्ट बिल्कुल अलग हैं।
फैक्ट इन इशू क्या है कि क्या ए ने बी का मर्डर किया है, और बी प्रूफ कर रहा है कि ए ने क्या किया है, सुसाइड किया है। तो बिल्कुल फैक्ट इन इशू से इनकंसिस्टेंट बात होने के बावजूद इस बात का एविडेंस दिया जा सकता है। इसे हम एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे ए पे चार्जेस लगते हैं कि उसने बी के खिलाफ डिफर्मेटरी आर्टिकल लिखा है, और ए क्या करता है, ये एविडेंस दे देता है कि वो इलिटरेट है, वो लिख पढ़ सकता ही नहीं है। अब ये दो बातें क्या हो गई, साथ में एग्जिस्ट नहीं कर सकती हैं। उसका लिखा पढ़ा होना हो सकता है, या फिर तभी वो आर्टिकल लिख सकता है। उसका लिखा पढ़ा ना होना और आर्टिकल लिखा जाना उसके द्वारा, ये दो बातें को एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती हैं, बिल्कुल विपरीत हैं। इसके बावजूद इसका एविडेंस दिया जा सकता है। तो पार्ट 1 जो है हमारा वो ये कहता है। पार्ट 2 क्या कहता है, इफ़ बाय देमसेल्फ और इन कनेक्शन विद अदर फैक्ट्स दे मेक द एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एनी फैक्ट इन इशू और द रेलिवेंट फैक्ट हाईली प्रोबेबल और इम्प्रॉबेबल। कोई ऐसे फैक्ट हैं तो वो क्या करें, या तो देमसेल्फ या फिर किसी फैक्ट से कनेक्ट होकर वो फैक्ट इन इशू या फिर रेलिवेंट फैक्ट का होना, उनका एग्जिस्टेंस में होना या उनका एग्जिस्टेंस में ना होना की प्रोबेबिलिटी बता रहे हैं कि हाईली प्रोबेबल है फैक्ट एंड इशू का होना या ना होना, या फिर इम्प्रॉबेबल है फैक्ट एंड इशू का एग्जिस्टेंस में होना या ना होना। ऐसे फैक्ट्स का भी एविडेंस सेक्शन 9 के अंदर दिया जा सकता है। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक केस है ब्रिजलाल प्रसाद सिन्हा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का। इस केस में क्या हुआ, ए पे चार्जेस लगे। ए एक पुलिस ऑफिसर था और उस पे चार्ज लगा कि उसने मर्डर कॉज कर दिया है बी का एनकाउंटर में। अब ए ने कहा, पुलिस ऑफिसर के ऊपर चार्ज लगा था कि उसने मर्डर कॉज कर दिया है, और पुलिस ऑफिसर ने ये एलेज करा कि जो डिसीज्ड था वो पुलिस ऑफिसर पे फायरिंग कर रहा था, और जो उसने डेथ कॉज करी है वो एनकाउंटर में करी है, अपने प्रोटेक्शन में करी है। तो जो डिसीज्ड था उसके पास से जो आर्म मिला, जो पिस्टल मिली, जब उसकी बैलिस्टिक रिपोर्ट आई तो पता चला कि वो तो डिफेक्टिव है और उससे तो गोली चल ही नहीं सकती है और वो तो बेकार है। तो ये पुलिस ऑफिसर का ये कहना कि डिसीज्ड भी उस पर फायरिंग कर रहा था, ये तो इम्पॉसिबल हो गया, हाईली इम्प्रॉबेबल हो गया रिपोर्ट के हिसाब से, क्योंकि वो जो पिस्टल मिली डिसीज्ड के पास से जिससे वो कह रहा था पुलिस ऑफिसर कि मेरे ऊपर भी फायरिंग करी गई है, वो तो डिफेक्टिव निकली। तो वो फैक्ट्स जो फैक्ट इन इशू की एग्जिस्टेंस को बताते हैं या फिर उनकी नॉन एग्जिस्टेंस को बताते हैं, वो फैक्ट भी रेलेवेंट हो जाते हैं पार्ट 2 के अंदर सेक्शन 9। सेक्शन 10 facts tending to enable court to determine amount are relevant in suit for damages. In suit in which the damages are claimed, any fact which enable the court to determine the amount of damages which ought to be awarded is relevant. तो जब कोई सूट होता है जिसमें डैमेजेस दिए जाने हैं तो वो फैक्ट्स जो कि हेल्प करते हैं कोर्ट को डिटरमाइन करने में कि डैमेजेस का अमाउंट कितना होना चाहिए, वो रेलेवेंट हो जाएंगे सेक्शन नंबर 10 के अंदर, और उनका भी एविडेंस दिया जा सकेगा। सेक्शन नंबर 11 कहता है फैक्ट्स रेलेवेंट व्हेन राइट और कस्टम इज इन क्वेश्चन। तो कौन से फैक्ट्स रेलेवेंट होंगे जब राइट और कस्टम की एग्जिस्टेंस क्वेश्चन में होगी। Where the question is as to the existence of any right or custom, the following facts are relevant. Any transaction by which right or custom in question was created, claimed, modified, recognized, asserted, denied, or which was inconsistent with its existence. तो कोई भी ट्रांजैक्शन मतलब क्या होता है, समथिंग जो कंप्लीट हो चुकी है। तो कोई भी ट्रांजैक्शन जिससे वो राइट या फिर कस्टम, जो भी कस्टम है, कस्टम रूढ़ी, कस्टम क्या होता है, जो एक इमेमोरियल टाइम से कोई प्रथा, कोई रूढ़ी चली आ रही है और वो इमोरल नहीं है, सबके द्वारा एक्सेप्ट करी गई है, कॉन्टिन्यूइंग नेचर की है और वो एक रूट ले चुकी है, तो वो क्या होगा,
वो कस्टम होगा। तो जब भी कोई राइट या फिर कस्टम क्वेश्चन में होगा कि वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, तो कोई ऐसा ट्रांजैक्शन मतलब कोई ऐसा काम, कोई ऐसा समथिंग जो कि क्या है ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। ट्रांजैक्शन क्या कहेंगे कि जो चीज़ ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है उसको ट्रांजैक्शन कहेंगे। तो उसकी उस ट्रांजैक्शन से वो राइट और कस्टम या तो क्रिएट हो रहा है, क्लेम हो रहा है, या उसमें कोई मॉडिफिकेशन किया जा रहा है, रिकॉग्नाइज किया जा रहा है राइट और कस्टम को, या फिर उस राइट और कस्टम को अजर्ट किया जा रहा है, उसकी एग्जिस्टेंस मानी जा रही है, उसको डिनाई किया जा रहा है, या फिर विच वॉज इनकन्सिस्टेंट है विद इट्स कस्टम से, सॉरी एग्जिस्टेंस से। तो ऐसा कोई ट्रांजैक्शन है जो कि इनकन्सिस्टेंट है, कुछ ऐसा हुआ है जो कि राइट से क्या है, इनकन्सिस्टेंट है, तो वो सब क्या हो जाएगा, रेलेवेंट हो जाएगा। या फिर कोई पर्टिकुलर इंस्टांस, इसका क्लॉज बी कहता है कोई पर्टिकुलर इंस्टांस मतलब कि कोई उदाहरण, इन विच द राइट और कस्टम वॉज क्लेम्ड, रिकॉग्नाइज्ड और एक्सरसाइज्ड। कोई उदाहरण जिससे कोई राइट और कस्टम को क्लेम किया गया, रिकॉग्नाइज किया गया या फिर एक्सरसाइज किया गया, और इन विच इट्स एक्सरसाइज वॉज डिस्प्यूटेड, असर्टेड और डिनाइड और सॉरी डिपार्टेड फ्रॉम। तो या फिर कोई इंस्टांस, कोई उदाहरण जिससे क्या हुआ, उसको वो राइट और कस्टम को क्लेम करा गया, रिकॉग्नाइज करा गया या फिर एक्सरसाइज करा गया, या फिर इन विच इट्स एक्सरसाइज वॉज डिस्प्यूटेड, या फिर क्या किया गया, उसकी एक्सरसाइज को राइट और कस्टम की उसको डिस्प्यूटेड किया गया, असर्टेड किया गया या फिर डिपार्टेड फ्रॉम किया गया। रंगायन वर्सेस इंसासी मुथु 1959 का केस है। तो इस केस में क्या हुआ, इस केस में ये बोला गया है जो यहाँ पे राइट और कस्टम की बात हो रही है, ये पब्लिक राइट की बात हो रही है और प्राइवेट राइट की बात हो रही है। दैट मीन्स इस राइट में पब्लिक राइट और प्राइवेट राइट दोनों आ जाएंगे इस सेक्शन में। ये बोला गया इस केस में। केस की स्पेलिंग बिल्कुल सही है, आप लोग नोट कर सकते हैं। प्रोनाउंसिएशन में हो सकता है मुझसे कोई गलती हुई है, बट स्पेलिंग बिल्कुल सही है और ईयर भी सही है, आप लोग नोट कर सकते हैं।